नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। सीएम धामी चंपावत सीट से उपचुनाव में खड़े हुए थे और अब कल सीएम की सीट पर फैसला आने वाला है। चंपावत उपचुनाव का नतीजा कल आएगा। सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और दोपहर तक नतीजे आने की उम्मीद है। गोरलचौड़ में हो रही काउंटिंग को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। सुबह 8 बजे से 12 टेबल्स पर 13 राउंड की काउंटिंग होगी। नतीजों से पहले खटीमा पहुंचे सीएम धामी ने बड़ी जीत का दावा किया है। पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे हैं सर, कल परिणाम आने वाला है, कुछ चंद घंटे बचे हैं, क्या कहते हैं? नहीं, अच्छा परिणाम आएगा और सभी चंपावत वासियों का मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मतदान में बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया और उपचुनाव में जब हमेशा आम चुनाव से मतदान कम होता है, लेकिन इस बार आम चुनाव से ज़्यादा मतदान हुआ है। सर अगर बात करें कि उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा होंगी उसके बाद, पहाड़ पर्वतीय क्षेत्र है तो नहीं करेंगे, हमको माँ पूर्णागिरी का आशीर्वाद है। गोलजू की भूमि है वो, हमारा गोरखनाथ की भूमि है, हिंगला देवी है, रणकुची मैया हैं, माँ बाराही हैं, बाबा बयानधुरा हैं, डिप्टेश्वर महादेव हैं, घटोत्कच की भूमि है। उस भूमि पर काम करने का अवसर मिला है, काम करेंगे। चंपावत को भारत के मानचित्र में एक आदर्श रूप में आए, एक नया वहाँ पर सर्किट बने, नया एक जो है मॉडल बने, उस दिशा में काम करेंगे। कल चंपावत? हाँ, मैं कल जाऊँगा। सीएम पुष्कर धामी कल चंपावत जाएंगे और उसके बाद जो भी परिणाम होगा उसके एक दौरा उनका यहाँ से चंपावत से लेके खटीमा और टनकपुर बनबसा के बीच में होगा, जिसमें बड़ी संख्या में उनके साथ जनसभा में या फिर रोड शो में कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। कमलेश भट्ट, न्यूज 18 चंपावत। चंपावत के नतीजों से पहले सीएम धामी खटीमा पहुंचे और यहां खटीमा चौराहे पर अपने काफिले को रुकवाकर गोलगप्पे का स्वाद लिया। सीएम धामी ने अपने साथ अन्य लोगों को गोलगप्पे खिलाए। सीएम धामी अपने खटीमा दौरे पर अक्सर ही स्थानीय दुकानों पर रुक जाते हैं। पिछले खटीमा दौरे पर सीएम ने भुट्टा खाया था और इस बार गोलगप्पे का स्वाद लिया। सीएम धामी कल चंपावत जाएंगे, जहां उनकी सीट पर उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम धामी ने अचानक से अपना काफिला रुकवाया और पहुंच गए गोलगप्पे का स्वाद लेने के लिए। साथ ही साथ उनके काफिले में मौजूद लोगों ने भी गोलगप्पे खाए। अक्सर ही सीएम धामी इसी तरह से छोटी छोटी दुकानों पर रुक जाते हैं। पिछली बार भी खटीमा जब गए थे तो उन्होंने वहां पर भुट्टे का आनंद लिया था और इस बार स्थानीय दुकान पर रुके और गोलगप्पे खाए। केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर बीजेपी कार्यक्रम कर रही है और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी पहुंचे। यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम धामी ने केंद्र और राज्य सरकार के कामों को गिनाया और कहा कि पिछले 8 साल से विकास की बयार बह रही है और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। सीएम धामी ने कहा कि चारधाम रूट पर केदारनाथ में जो काम हुआ वो अद्भुत है और राज्य में कई परियोजनाएं केंद्र की ओर से हैं, जिनसे आने वाले साल में उत्तराखंड के ही होंगे। सीएम धामी ने साथ ही ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने न सिर्फ विकास के काम किए बल्कि ऐसे गैर जरूरी कानून भी खत्म किए जो कि जनता के लिए फायदेमंद नहीं थे। पुराने नियमों को छोड़ेंगे। जैसे देश के अंदर आज 1500 से भी ज़्यादा नियम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हटा दिए गए, पुराने वाले जो काम के नहीं थे या जिनसे कोई लाभ नहीं हो रहा था। उस दिशा में हम भी तेजी से काम करेंगे। 14 जून से देहरादून में होने जा रहे विधानसभा सत्र में विपक्ष अब राजनीति गरमाने के मूड में है। मुद्दा गर्मियों की राजधानी गैरसैंण में सत्र ना होने का है और विपक्ष इसी मुद्दे पर अब बजट सत्र में विरोध की तैयारी में है। साल 2020 के मार्च में गैरसैंण में आखिरी सत्र हुआ। तब 20 सत्र में ही तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफा हुआ और फिर कोविड की वजह से अब तक गैरसैंण में कोई सत्र नहीं हो सका है। वहीं इस बार का बजट सत्र भी गर्मियों की राजधानी गैरसैंण की बजाय 14 जून से देहरादून में होने जा रहा है और इसी मुद्दे पर विपक्षी कांग्रेस सियासत गरमाने के मूड में है। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि विपक्ष को विधानसभा के अपमान पर निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए, क्योंकि विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ है बजट सत्र गैरसैंण में होगा। वहीं चारधाम यात्रा के साथ गैरसैंण में पूरी तैयारी नहीं हो सकती, इसलिए फैसले को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज सही बता रहे हैं।
का अपमान है। विधानसभा का प्रस्ताव है कि बजट सत्र अब जो है हेंसफोर्थ जो है, मतलब जब प्रस्ताव किया गया उसके बाद से हमेशा बजट सत्र गैरसैंण में होगा। तो आप गैरसैंण में बजट सत्र न करके यदि देहरादून में बजट सत्र कर रहे हैं तो आप विधानसभा के प्रस्ताव का अवमूल्यन कर रहे हैं, उसकी अवमानना कर रहे हैं और ये विधानसभा की अवहेलना है। और इसके लिए मैं समझता हूँ पार्टी के हमारे जो विधायक दल है उसको वो लाना चाहिए मानहानि का और निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सीधे निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए। ऑफ हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो निर्णय लिया गया है हमारे मंत्री द्वारा वो बड़ा उचित निर्णय है और निश्चित रूप में आने वाले समय में हम सत्र करेंगे। पर इस समय यात्रियों को देखते हुए और सारी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए ये निर्णय लिया गया है, जो मैं समझता हूँ बहुत उचित है। सरकार की अपनी मजबूरी है तो विपक्ष के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का मौका, और यही वजह है कि इस बार गर्मी के मौसम में देहरादून में होने जा रहे बजट सत्र में गर्मियों की राजधानी गैरसैंण पर माहौल गर्मा सकता है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। पिथौरागढ़ में चाइन बॉर्डर स्थित ओम पर्वत देखने गई यूपी निवासी हरप्रीत कौर ने घर लौटने से मना कर दिया। हरप्रीत 23 अप्रैल को अपनी मां हरविंदर कौर के साथ ओम पर्वत के दर्शन के लिए गई थी, जिसके बाद हरप्रीत के इनर लाइन पास की अवधि को 24 मई तक बढ़ाया गया, लेकिन फिर भी हरप्रीत ने लौटने से इनकार कर दिया। आखिरकार हरप्रीत की मां ने धारचूला प्रशासन से गुहार लगाई, जिसके बाद प्रशासन ने महिला पुलिस के साथ मेडिकल टीम को नाभी ढांग भेजने का निर्णय लिया है। बताया ये जा रहा है कि हरप्रीत शिव की धरती को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाह रही। ये इलाका चीन और नेपाल के एकदम करीब होने के कारण सामरिक दृष्टि से अति संवेदनशील है। तो इस मामले के सामने आने पर अब खुफिया एजेंसी भी एक्टिव हो गई। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर धामी का बड़ा बयान सामने आया। सीएम धामी ने कहा कि यात्रा में हो रही मौत किसी अव्यवस्था की वजह से नहीं हो रही, जो भी मौतें हुई हैं वो स्वास्थ्य कारणों से हुई हैं। सीएम धामी ने यह भी कहा कि बीते 10 दिन से हमने सभी से अनुरोध किया है कि बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा पर ना आएं और यदि यात्रा पर आ रहे हैं तो अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराकर ही आएं। लगातार हम सबसे अनुरोध कर रहे हैं, पूरे देश भर के लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप यात्रा में आइए, लेकिन यात्रा में आप तभी आइए जब 2 चीजें आपके पास हो। एक तो जो हमने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करी है उस रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ से अलाउ कर दें, और दूसरा आपका स्वास्थ्य का परीक्षण ठीक प्रकार से हो गया। अन्यथा आप लोग देख रहे होंगे कि कई बार कुछ अखबारों में निकल जाता है, टेलीविजन पे निकल जाता है कि अभी यात्रा में आए हुए इतने लोगों की डेथ हो गई है, इतने लोग हो गए। एक भी किसी भी यात्रा में किसी का भी देहांत इस कारण से नहीं हुआ है कि कहीं पर यात्रा में अव्यवस्था हुई है। यात्रा में कोई चारधाम यात्रा में मृतकों की संख्या 125 तक पहुंच गई है। अब तक 90 पुरुषों और 35 महिलाओं की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा 58 लोगों की मौत केदारनाथ यात्रा के दौरान हुई, जबकि 32 लोगों की मौत यमुनोत्री की यात्रा के दौरान हुई। बद्रीनाथ में 26 जबकि गंगोत्री में 9 तीर्थयात्रियों की मौत हुई। वहीं केदारनाथ धाम में भक्तों को अब दर्शन करने के लिए घंटों लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ रहा है। प्रशासन ने इस बार क्यू मैनेजमेंट सिस्टम केदारनाथ में दर्शन के लिए लागू कर दिया है। इस सिस्टम में पुलिस द्वारा यात्रियों के हाथ पर एक रिस्ट बैंड बांधा जा रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं के दर्शन का समय लिखा रहता है। ऐसे में श्रद्धालुओं को घंटों तक लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ रहा। इससे पहले टोकन सिस्टम लागू किया जाता था, जिसमें टोकन ब्लैक करने की शिकायतें भी आती थी, लेकिन क्यू मैनेजमेंट सिस्टम में गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। हमारे द्वारा इस बार क्यू मैनेजमेंट सिस्टम एक शुरू किया गया है, जिसमें कि जो भी यात्री नीचे से आ रहे हैं उनको एक रिस्ट बैंड दिया जा रहा है, जिस पर कि वो समय अंकित है कि कब उनका दर्शन का समय है। तो उस बीच में जैसे मान लीजिए श्रद्धालु 10 बजे पहुंचते हैं और उनका 12 बजे का दर्शन का समय है, तो उनके पास 2 घंटे का समय रहेगा। उसमें वो अन्य अपना कहीं रेस्ट कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं, अन्य पूरा केदारपुरी है उसका भ्रमण कर सकते हैं।
चारधाम यात्रा में उमड़ रही पर्यटकों की भीड़ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उत्तराखंड की इकोनॉमी को बूम देने की दिशा में तीर्थाटन और पर्यटन सेक्टर गेम चेंजर हो सकता है। सरकार ने इस दिशा में पहल भी शुरू कर दी है और शुरुआत सीमांत क्षेत्रों में मौजूद पर्यटन स्थलों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने से हुई है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि 2025 में जब उत्तराखंड अपना सिल्वर जुबली साल मना रहा होगा तो राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो चुका होगा। इसके लिए टूरिज्म सेक्टर से बेहतर कुछ हो नहीं सकता, लिहाजा सरकार अब टूरिज्म सेक्टर पर फोकस कर रही है। योजना है कि टूरिज्म डेस्टिनेशन तक पहुंच और भविष्य की संभावनाओं को आसान बनाने के लिए हेली सेवाओं का विस्तार किया जाए। इसके लिए उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, नैनीताल और अल्मोड़ा जिलों में 31 डेस्टिनेशन चिन्हित किए गए हैं, जहां पर एयर कनेक्टिविटी पर्यटकों की राह आसान कर सकती है। में जो हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट और 13 डेस्टिनेशन हैं, इनमें हेलीकॉप्टर भी जो है उतारने का जो है हेलीपैड्स बनाए जाएंगे और जो हम डेस्टिनेशन बना रहे हैं हेली सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं पंचबद्री, पंच केदार में, तो वहाँ पर भी हेलीपैड्स बनाए जाएंगे। हमारा ये होगा कि जिसके पास समय कम है वो हेलीकॉप्टर की सर्विस को अवेल। राज्य में 51 जगहों पर पहले ही हेलीपैड चल रहे हैं। उड़ान योजना के तहत भी देहरादून से चिन्यालीसौड़, गौचर, टिहरी, श्रीनगर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के लिए हेली सेवाएं संचालित की जा रही हैं। लेकिन ये 31 हेलीपैड उन पर्यटक स्थलों पर बनाए जाएंगे जहां पहुंचना आसान नहीं है। पर्यटन विभाग ने सभी डीएम को लेटर लिखकर हेलीपैड निर्माण के लिए जगह मांगी है। निर्माण का पूरा खर्चा सिविल एविएशन डिपार्टमेंट उठाएगा। अभी हम लोगों ने 31 ऐसी जगहों का चिन्हीकरण किया है और जिलाधिकारियों से हम लोगों ने इस संदर्भ में जगह मांगी हुई है। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में नए हेलीपैड्स निर्माण करने के लिए पर्याप्त बजट है। जैसे जिलाधिकारियों के स्तर से भूमि का चिन्हीकरण हो जाता है, हम लोग हेलीपैड्स का निर्माण करेंगे। अभी तो नैनीताल और मसूरी जैसी प्राइम लोकेशन पर भी हेलीपैड उपलब्ध नहीं है और हेलीपैड के निर्माण से पर्यटन के साथ साथ निवेश तो बढ़ेगा ही, एलाइड सेक्टर में भी बूम आने की संभावना है। तो दूसरी ओर डिजास्टर मैनेजमेंट में भी ये हेलीपैड कारगर भूमिका निभा सकते हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। दूर दराज के क्षेत्रों में हेलीपैड निर्माण को लेकर अब सीमांत क्षेत्र के पर्यटन कारोबारियों ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया। कारोबारियों का कहना है कि इससे सीमांत क्षेत्रों में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी। इस तरीके से जितने भी हमारे सीमांत जनपद है, चाहे पिथौरागढ़ हो, अल्मोड़ा हो, टेरी हो, चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, वहाँ पर अगर हेलीपैड निर्माण होते हैं तो बहुत ही उससे हमें फ़ायदा मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आपदा के समय बहुत ही सफल कार्य किया जा सकेगा। 1200 करोड़ की भारी भरकम धनराशि खर्च करके पिथौरागढ़ से टनकपुर तक भले ही ऑल वेदर रोड बन गया हो, लेकिन डेंजर जोन का ट्रीटमेंट नहीं होने से इस रोड का फायदा लोगों को कम ही मिल रहा है। हालात ये है कि बरसात में इस रोड पर ट्रैफिक को रेगुलेट करने तक की नौबत आ रही है। पिथौरागढ़ से टनकपुर तक रोड को ऑल वेदर में तब्दील किए जाने के बाद सफर तो आसान हुआ ही है, साथ ही समय की भी बचत हो रही है। लेकिन 150 किलोमीटर के इस रूट पर चौड़ीकरण के दौरान एक नहीं बल्कि दर्जनों डेंजर जोन बन गए हैं। ये डेंजर जोन इस कदर खतरनाक हैं कि थोड़ी सी बारिश में भी ये भरभरा कर रोड को निकल जाते हैं। बीते साल भी बारिश ने ऑल वेदर रोड की रफ्तार को एक नहीं बल्कि सैकड़ों बार रोका था, जिसे देखते हुए अब प्रशासन ने बरसात के सीजन में ट्रैफिक को कंट्रोल करने का प्लान बनाया है। चूँकि ऑल वेदर रोड में घाट से पिथौरागढ़ तक 4-5 क्रिटिकल लैंडस्लाइडिंग जोन हैं जिन्हें ट्रीट किया जा रहा है और ट्रीट होने तक वो डेंजरस स्पॉट्स हैं, तो वहाँ पे प्रिकॉशंस के साथ में ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाएगा। 150 किलोमीटर की रोड में दर्जन भर से ज्यादा लैंडस्लाइड जोन भी चिन्हित किए गए हैं। डीएसडीसी ने लैंडस्लाइड जोन का कई दफे सर्वे भी कर लिया है, लेकिन साल भर गुजरने को है। बावजूद इसके एनएचएआई ने अभी तक लैंडस्लाइड जोन के ट्रीटमेंट के लिए एक ढेला तक नहीं दिया। डेंजर जोन के ट्रीटमेंट नहीं होने से आए दिन ये इलाके दरक रहे हैं। एनएचएआई की कुंभकर्णी नीति ने विपक्ष को भी बैठे बिठाए मुद्दा थमा दिया है। गलत है, क्योंकि ऑल वेदर कहीं पर भी इसीलिए बनाई जाती है कि वो हर हमेशा खुली रहे। आज आप देखिए कि 6 बजे टनकपुर में ये गेट बंद कर देते हैं और वहाँ से जो हमारा पर्यटक है, जो हमारे आने वाला व्यक्ति है, वो पिथौरागढ़ चंपावत में पहुँच ही नहीं पाता है। तो जहाँ करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर चुकी है सरकार, उसके बाद आज लोगों को उसमें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है।
बॉर्डर को जोड़ने वाली इस अहम रोड में डेंजर जोन अभिशाप बन गए हैं। ऐसे में तय है कि करोड़ों की लागत से बनी रोड का पूरा फायदा लोगों को तभी मिलेगा जब इनका ट्रीटमेंट होगा। बेहतर ये होता कि NHAI समय रहते इस दिशा में काम करे और बॉर्डर की लाइफलाइन को आसान बनाए। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। नगर निगम रुड़की अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। वहीं रामपुर चुंगी पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी में नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाया। इस दौरान दुकानदारों में अफरा तफरी का भी माहौल देखने को मिला। सहायक नगर अधिकारी ने कहा कि डीएम और शासन के आदेश पर शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। इस दौरान लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा। वहीं प्रशासन ने कहा कि अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि लोगों को शहर में बढ़ते अतिक्रमण से निजात मिल सके। अभी तो मच्छी बाजार से लेकर के रामपुर चुंगी तक लेफ्ट साइड में सारा अतिक्रमण हट गया है। अब राइट साइड में आज शुरू किया अतिक्रमण हटाने की। इसके आदेश पढ़ाए जा रहे थे क्या? ये डीएम साहब की ऑर्डर है, शासन का भी ऑर्डर है और MNA साहब का भी ऑर्डर है। देहरादून में ट्रैफिक पुलिस ने मॉडिफाइड बाइक साइलेंसर पर बड़ी कार्रवाई की। ट्रैफिक पुलिस ऑफिस के बाहर बरामद साइलेंसर्स को रोड रोलर के जरिए कुचल दिया गया और डिस्ट्रॉय कर दिया गया। पुलिस ने साफ कहा कि दोपहिया गाड़ियों में इस तरह के मॉडिफाइड साइलेंसर्स को लगाने पर कार्रवाई की जाएगी। न सिर्फ गाड़ी मालिक पर बल्कि जिस दुकान और मैकेनिक ने इसे लगाया है उस पर भी कार्रवाई होगी। हरिद्वार में यात्रियों और स्थानीय व्यापारियों के बीच नोक-झोंक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज नगर कोतवाली क्षेत्र में एक ट्रैवल एजेंसी के ऑफिस में यात्रियों और ट्रैवल एजेंसी संचालक के बीच पैसे के लेन देन को लेकर जमकर हंगामा हुआ। वहीं यात्रियों ने ट्रैवल एजेंसी संचालक पर उनके साथ मारपीट का आरोप लगाया। घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस को इस मामले में कोई भी शिकायत नहीं दी गई है। वहीं व्यापारी पक्ष की ओर से भी महाराष्ट्र से आए यात्रियों पर अभद्रता करने का आरोप लगाया गया है। मैं भी कोणार्क ट्रैवल्स में हूं, हर की पोरी। उत्तराखंड में अधिकांश कर्मचारी और अधिकारी मैदानी इलाकों में तैनाती चाहते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस विभाग में दरोगा ट्रांसफर होने के बाद भी पहाड़ से मैदान जाने को राजी नहीं है और ट्रांसफर रोकने की चिट्ठी लिख डाली है। उत्तराखंड में किसी भी पुलिस अधिकारी की पहली पसंद देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल जिले हैं और कोई भी सेक्टर ऑफिसर से ऊपर का अधिकारी पहाड़ जाना नहीं चाहता। लेकिन इसके ठीक उलट अब दारोगा रैंक के जवान पहाड़ से मैदान उतरना नहीं चाहते। पुलिस ट्रांसफर पॉलिसी के तहत गढ़वाल मंडल के 7 जिलों में 131 दरोगाओं के ट्रांसफर हुए, जिसमें 36 दरोगा को देहरादून और हरिद्वार में पोस्टिंग मिली तो 65 दरोगाओं को 5 अन्य जिलों में भेजा गया था। लेकिन अब इनमें से 20 से ज्यादा एप्लीकेशन ऐसी आई हैं जिन्होंने अपना ट्रांसफर रोकने की मांग की है और पहाड़ में ही तैनाती बरकरार रखने की अपील की है, जबकि ट्रांसफर से पहले ही 550 दरोगाओं ने पहाड़ छोड़ने से इनकार कर दिया था, जिनका ट्रांसफर नहीं किया गया। अब ये संज्ञान में आ रहा है, अभी भी बहुत बड़ी संख्या में है जो पहाड़ से मैदान नहीं उतरना चाह रहे हैं। तो हम लोगों की पॉलिसी भी है कि पहाड़ क्योंकि बहुत कम लोग जाना चाह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हम वरीयता देते हुए उनके स्थानांतरण को हम स्थगित कर देंगे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पहाड़ पर लंबा वक्त गुजार चुके दरोगाओं को अब मैदान की ड्यूटी हार्ड लग रही है, क्योंकि 12 से 15 साल पहाड़ में रहने के बाद देहरादून और हरिद्वार की पुलिसिंग में ढलने में उन्हें वक्त लगेगा। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि यहाँ जरा इन्वेस्टिगेशन है, विवेचनाएं हैं, उसमें वो जब नहीं कर पाता तो उसको दंड भी दिया जाता है। अगर उसको दंड दिया जाएगा तो वो फिर नहीं इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा और वो पहाड़ पे रहना ज़्यादा पसंद करता है। पहाड़ी राज्य में करीब पहला ही मौका होगा जब कोई सरकारी कर्मचारी पहाड़ से उतरना नहीं चाहते, हालांकि वजह भले ही कुछ भी हो। अब इधर हालांकि ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव करके इसे नया रूप देने की भी तैयारी है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध सिद्ध पीठ कुटेटी देवी के मंदिर में सुबह दान पात्र चोरी हो गया और चोर की यह हरकत मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि चोर मंदिर में दर्शन के बहाने आया। मंदिर में उस समय पुजारी नहीं थे। चोर ने देखा कि इस समय मंदिर में कोई नहीं है और सामने रखा दान पात्र उठाकर ले गया। बताया जा रहा है कि मंदिर में रखे दान पात्र में काफी धनराशि थी। मंदिर समिति ने पुलिस से चोर को पकड़ने के लिए कहा है, शिकायत की गई है।
गर्मियों में जब हम इंसानों का जीना मुहाल हो जाता है तो सोचिए जानवरों का क्या होता होगा। इंसान तो फिर भी पंखे कूलर लगाकर खुद के लिए गर्मी से बचने का इंतजाम कर ही लेते हैं, लेकिन जानवर गर्मी से बेहाल रहते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो अब वायरल हो रहा है जिसमें बंदर नदी में डुबकी लगाकर नहाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही बंदर नदी में छलांग लगाकर तैराकी का भी मजा ले रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।